इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दौरा भी हुआ, ये जो पुतिन से उनकी मुलाकात हुई और प्रेसिडेंट पुतिन से, और उसके बाद वो ऑस्ट्रिया गए, तो ये पुतिन के साथ इनके मामला ये ठीक करके, और वो जो भी प्लान है जिसपे पुतिन भी एग्री कर गए, यूक्रेन मतलब वो देखें, रशिया तो सीज़फायर में चला जाएगा एग्रीमेंट में, यूक्रेन तो बिल्कुल ही वो तो फारिग हो गया ना, वो तो चूंकि चाइना फोकस बनने जा रहा है तो इसीलिए ये रीजन फोकस बनने जा रहा है। इंडियन डेमोक्रेसी बड़ी फेमस है दुनिया में, तो होगी फेमस, बिल्कुल होगी और है भी, लेकिन पाकिस्तान में भी उसकी बात की जाती है। और अभी इंडिया ने जैसे अनाउंस किया है कि हम एक दिन सेलिब्रेट करेंगे कि मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे। इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि हम ये मनाएंगे कि किसी को जरूरत ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़े, उसको मानना या उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत तब्दीलियां होती रहती है, अमेंडमेंट्स होती है दुनिया भर में, बट ये नहीं है कि आप उसको वायलेट करके और उसको जूतों के नीचे मतलब रोन डाले। हमने देखा है रूस यूक्रेन का जो विवाद था, जो पिछले 2022 से हम देख रहे हैं चल ही रहा है बराबर, उसमें रूस का बहुत भयंकर नुकसान हुआ, रूस को कुछ हाथ नहीं लगा, और यूक्रेन का भी नुकसान, क्योंकि आजकल आज वो ज़माना रह ही नहीं गया है कि आप कॉलोनाइज़ करो। आपको क्या कॉलोनाइज़ होता ही क्यों था? पहले कॉलोनाइज़ किया जाता था, एक दूसरे पे कब्जा ही इसलिए किया जाता था कि उनकी मार्केट में एक्सेस में उसी से मिलती थी। अब आपके पास में आपको एक्सेस चाहिए मार्केट की, तो आपको कोई कॉलोनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ऐसे ही आप उस देश में जाकर के व्यापार कर सकते हो और वहाँ के व्यापार के बादशाह भी बन सकते हो। तो आज के टाइम पे टेक्निकली है ही नहीं सिस्टम कि एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक करे, कब्जा करे। ये जिसने किया है वो बर्बाद हुआ। अफगान तालिबान को जब देख लो, अफगान तालिबान अब कौन से बहुत अमीर हो गए। या अफगानिस्तान की सरकार थी जो अशरफ गनी का आजकल पता ही नहीं लगा गए कहाँ। ऐसे रूस यूक्रेन का मामला देख लो, दोनों के ही हाथ कुछ भी नहीं लगा, दोनों को ही नुकसान हुआ। तो यहाँ पर जरूरी था ऐसे इंडिया का इंटरफेयर उस बीच में करना। तो पुतिन भी एग्री कर गए, यूक्रेन मतलब वो देखें, रशिया तो सीज़फायर में चला जाएगा एग्रीमेंट में, यूक्रेन तो बिल्कुल ही वो तो फारिग हो गया ना, वो तो उसको तो कहीं अभी मिलेंगे भी नहीं ना उससे, ज़ेलेंस्की वगैरह को जो है वो मेरा ख्याल है उनका इस लिहाज से वो मुल्क बड़े अच्छे रहे जो जिन्होंने कोई साइड नहीं ली। इंडिया भी, पाकिस्तान भी, ये इस पूरे फड्डे में जिनकी साइड इन्होंने नहीं ली, यूक्रेन की और रशिया, पाकिस्तान भी उसमें है। पाकिस्तान ने भी रशिया से और यूक्रेन से अपने ताल्लुकात बैलेंस रखे। पाकिस्तान उस ब्लॉक में है, इंडिया भी है। इंडिया अच्छा, लेकिन इंडिया का स्पेसिफिक मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, बहुत नीचे के नंबर पे कहीं है, और उसमें जो है वो यहां के मुल्कों की जो एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, यानी ये जो भी एंटाई चाइना ब्लॉक्स, चाहे वो अब एंटाई चाइना तो फिर कहानी आप शुरू करेंगे तो वेनेजुएला से शुरू करेंगे या क्यूबा से शुरू करेंगे और अफ्रीका तक जाएंगे, तो ये तो आपस में नथी है, बहुत बड़ा ब्लॉक है ये जो एससीओ का ब्लॉक है और जो ब्रिक्स है और ये सारा, तो कैसे करेंगे ट्रेड के ऊपर, और ये अब एक अमेरिका पुश करेगा इंडिया। अब इशू ये है कि अब चाइना के ऊपर एक पॉलिसी इंडिया को लेनी होगी, और पॉलिसी नहीं अगर लेगा इंडिया तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम पैदा होंगे चाइना के ऊपर, क्योंकि उनका वो इंडिया को बहुत ज्यादा अमेरिका की सपोर्ट मिलेगी, बहुत सपोर्ट मिलेगी। देखिए ये आप ध्यान में रखें कि इंडिया को बहुत सपोर्ट मिलेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, ये इस वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी में, और खासतौर पे उनकी वाइफ का भी बैकग्राउंड इंडिया से, लेकिन वो सपोर्ट मिलेगी कि खुलकर आपने चाइना के अगेंस्ट आना है। तालिबान इसको असेस करेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि बहुत गुडी होगा, नई एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं होगी बाइडेन वाली, बहुत गुडी होगा, लेकिन साथ एक मकसद के लिए होगा कि चाइना, मतलब अब वो नहीं है चीज के, वो होता है ना बैलेंसिंग के जी हम ना यूक्रेन से हमने ऑयल लेना है, नहीं ओके वो खत्म, फिनिश, उसको छोड़ दें साइड पे। चाइना के ऊपर क्या करना है, चाइना पॉलिसी क्या है, तो चूंकि चाइना फोकस बनने जा रहा है तो इसीलिए ये रीजन फोकस बनने जा रहा है। अब मुझे कोई ये बताया कि हम ब्रिक्स में है कि नहीं है, मैं तो इसको सवाल उठा अगर नहीं है तो हमें पता चले। देखिए इशू कुछ और है, मतलब देखें मिस्टर पुतिन ज़ेलेंस्की को कह दिया, वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप बना दिया, मतलब वो उनकी, और फिर ये जो डिफेंसिव पोजीशन में चले गए जब से ये, और लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि गोली कैसे चली है, वो सीक्रेट सर्विस टोटल जो है वो डिफेंसिव पे गई हुई है, और लोग इनके जो ट्रंप के लोग हैं वो कह रहे हैं सीक्रेट सर्विस पे आप एतबार ही नहीं करो, ये तो हमारे उम्मीदवार के पीछे लगी हुई है, ये तो चाहती नहीं है कि इस तरह का आजाद मनुष्य आदमी जो है वो अमेरिका को आए, जो कि डीप स्टेट पीछे लगे, उनकी थ्योरीज हैं वहां पे घूम रही हैं।
अब मसला ये सारा कि लेकिन वो जाहिर है अलर्ट होके अगर वो पूरा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, ठीक है ना, एक पॉपुलर वेव के साथ, और वो अवाम में निकल के दोबारा आके, तो वो मतलब है कि जो नारे लग रहे थे, जो फिर बंदा उसने चुना है वो तो बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ वर्ल्ड व्यू रखता है। आपने अभी कहा कि भारत में कभी डिक्टेटरशिप नहीं आया था, लेकिन मेरा मानना है कि भारत में डिक्टेटरशिप आया था। ओके। भारत में डिक्टेटरशिप तब भी आया था जब 12 वोटों से जीतने के बाद सरदार पटेल जी को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, ओके। और सिंपैथी ग्राउंड पर नेहरू को पहला भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। डिक्टेटरशिप तब भी आया था जब गांधी जी चाहते, अगर वो ठान लेते, तो हमारे भगत सिंह जी को कभी भी फांसी नहीं लगती, वो भी नहीं भूल सकते हैं। इमरजेंसी की चीजों को और भी ज्यादा डिटेल में बताने से पहले मैं आपको डिक्टेटरशिप के बारे में बता देती हूँ कि क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार डिक्टेटरशिप नहीं था, जिसमें सिखों को खत्म करने का एक फैसला, एक निर्णय इंदिरा गांधी जी ने ले लिया था? क्या 1984 के दंगे हम भूल जाएं? कैसे भूल सकते हैं? क्या गांधी जी की अभद्र टिप्पणियां जो सनातन धर्म के खिलाफ हुआ करती थी, हम उसको भूल जाएं? वो जाकर के महावीर मंदिर में कुरान की आयतें तो पढ़ लेते थे। हिंदू सनातन धर्म के मंदिरों को सरकार के कब्जे में लेना क्या जरूरत आन पड़ी थी? आर्टिकल 30 को छेड़छाड़ करके उसको अमेंडमेंट करना, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी? तो डिक्टेटरशिप गांधी परिवार का हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रहा था, रहा है और रहेगा। आज राहुल गांधी जी हैं, वो अल्लाह का हाथ देखे, उन्होंने अभय मुद्रा का जिक्र किया है एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। उन्होंने पहली बार जब भाषण दिया लोकतंत्र के मंदिर में, तो उन्होंने कह दिया कि हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो उसमें अभय मुद्रा बनता है। अब सोच लीजिए, ऐसे राज्य हैं जहां पर विपक्षी दलों की सरकार हुआ करती थी और उन विपक्षी दल के चीफ मिनिस्टर को हटा दिया गया, और जब ये पूछा गया कि आप हमें हटा क्यों रहे हैं, हम तो जीत कर आए हैं, हमें जनता ने जिताया है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पाप सिर्फ इतना है कि तुम विपक्षी हो, विपक्ष दल हो, और क्योंकि केंद्र की सरकार में इंदिरा गांधी जी हैं, तो इसलिए कोई भी विपक्ष नहीं रहेगा। आपको पता है ये 42 अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लेकर के बैठी हुई। अरे डिक्टेटरशिप की इंतहा तो इतनी थी ना फकर भाई, कि जब सरदार पटेल जी की मृत्यु हुई थी तो नेहरू साहब ने ये ऐलान किया था कि कोई उनको देखने नहीं जाएगा, और अगर जाना चाहता है तो अपने पैसे से जाए उनको देखने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी मृत्यु हुई थी। डिक्टेटरशिप की इंतहा इतनी थी नेहरू की कि सरदार पटेल साहब जो गाड़ी यूज किया करते थे, क्योंकि एक अहम मंत्रालय में वो थे, और जो जिस कार को वो यूज किया करते थे, उनकी मृत्यु के दूसरे दिन वो कार नेहरू साहब ने मंगवा लिया था अपने पास। विश्व भर में आजकल ऐसी खबरों में कोई कमी नहीं है जहां पर हम देखते हैं इंडिया इंटरफेयर करता है दो देशों के बीच में। इंडिया जो है वो एक जज की भूमिका निभाता है, और यहाँ तक कि एक सुलह करवाने वाले की भी भूमिका जो है वो इंडिया निभाता है। और मज़े की बात यह है, बहुत ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये करिश्मे वाली बात है कि अभी तक जितने मामलों में इंडिया ने इंटरफेयर किया है, वो एक भी मामला ऐसा नहीं है जहाँ पर दोनों पार्टीज जो है उन्होंने इनकार किया हो कि नहीं, हमको जो इंडिया का एक तो दखलंदाजी नहीं चाहिए और हमें इंडिया का फैसला मंजूर नहीं है। इंडिया ने जो फैसला निकाल दिया आखिरकार उसको जो है वो दोनों देशों ने मंजूर भी कर लिया। अभी तक तो ऐसा ही हमारे सामने जो है वो परिणाम निकल कर के आए हैं। अभी भी जिस तरह से रूस यूक्रेन विवाद हो, या हम देखें कुछ दो अफ्रीकन देशों को कुछ हो गया, या दो कोई छोटे देशों को कुछ हो गया, इधर साउथ ईस्ट एशिया में कुछ हो जाता है, जहाँ पर भी कुछ भी होता है हिंदुस्तान पूरी कोशिश करता है मामले को वहाँ पर सुधार करवाने की, और वहाँ पर सुधार हो भी जाता है। अब आप देख लो अफ़गान तालिबान की। अफ़गान तालिबान के अंदर भी एक भयंकर गुटबाजी है, भयंकर गुटबाजी। कोई ऑर्गेनाइज्ड तो है नहीं, सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है। ये तो सरदारों के भरोसे चलते, कई सारे बड़े बड़े सरदार हैं जिनकी अपनी पूरी सेना है, अपनी पूरे गुट है। इंडिया का उसमें एक बड़ा रोल है, वो आपस में आज एक दूसरे को मार काट मचा रहे होते हैं अगर इंडिया वहाँ पर थोड़ी सी जो है वो इंटरफेरेंस ना करता। ऐसे ही आप देखो जो रूस और यूक्रेन का मुद्दा है, ये दोनों ही देशों के लिए, रूस के लिए भी गले की हड्डी बन के रहेगी और यूक्रेन के लिए तो
उजड़ने वाली सिस्टम है, उजड़ा चमन हो ही गया है वहाँ की इकोनॉमी का, सब कुछ का। दोनों देशों का इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ, मिला किसी को कुछ नहीं। और आज के टाइम पे यही सच्चाई देखी जा रही है। पिछले 10, 20, 30 सालों में एक भी आप दुनिया का युद्ध उठा लो, एक भी सिंगल किसी में भी ना अटैक करने वाले को, ना जिसके ऊपर अटैक हुआ, ऑपरेसर को ना ऑपरेस्ड को, किसी को भी जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ, दोनों लोगों को नुकसान ही हुआ। वही चीज़ हमको यहाँ पर भी होती हुई नज़र आ रही है।